पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह का व्याख्यान। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की 4 अवस्थाओं पर चर्चा की है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चरण में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल्य का संघर्ष महत्वपूर्ण होता है। इन अवस्थाओं में जो भावात्मक दायित्व के विकास के लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाता है, उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इन सब का वर्णन एरिक्सन ने अपनी 8 अवस्थाओं में किया है, जो परस्पर श्रृंखलाबद्ध रूप में घटित होती है। आइए हम एरिक्सन के अन्य 4 अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। अब तक हमने पिछली जो 4 अवस्थाएं हैं उसके नाम को दोहराने का प्रयास करते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास यह शैशवावस्था है। दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता। तीसरी अवस्था खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता। और चौथी अवस्था है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। इन पर चर्चा की थी। आइए आज हम अगले चरण पे 5वीं अवस्था के रूप में चर्चा करेंगे, किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की 4 अवस्थाओं पर चर्चा की है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चरण में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल्य का संघर्ष महत्वपूर्ण होता है। इन अवस्थाओं में जो भावात्मक दायित्व के विकास के लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाता है, उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इन सब का वर्णन एरिक्सन ने अपनी 8 अवस्थाओं में किया है, जो परस्पर श्रृंखलाबद्ध रूप में घटित होती है। आइए हम एरिक्सन के अन्य 4 अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। अब तक हमने पिछली जो 4 अवस्थाएं हैं उसके नाम को दोहराने का प्रयास करते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास यह शैशवावस्था है। दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता। तीसरी अवस्था खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता। और चौथी अवस्था है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। इन पर चर्चा की थी। आइए आज हम अगले चरण पे 5वीं अवस्था के रूप में चर्चा करेंगे, किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। एरिक्सन ने जो 5वीं अवस्था पर चर्चा की है उसे किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या एडोलसेंस ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का नाम दिया है। यह अवस्था 12 साल से लेकर 19 से 20 साल की आयु तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों में धनात्मक मनोसामाजिक पहलू के रूप में ईगो आइडेंटिटी, अहम पहचान का विकास होता है, जबकि ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू के रूप में भूमिका संभ्रांति का विकास होता है। किशोरावस्था में बालक या बालिका अपने उस अवस्था तक के अनुभवों को समेटने और ज्ञान को बटोरने का कार्य करते हैं ताकि समाज में उनकी अपनी पहचान स्थापित हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि किशोर अपना आत्म प्रत्यक्षीकरण कर सके और अपने अंदर के व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा उसकी पुष्टि कर सके। किशोरों के संतोषजनक अहम पहचान के विकास के लिए उपयुक्त वयस्क यौन भूमिकाओं का होना भी आवश्यक होता है, जिससे किशोरों के व्यक्तित्व का विकास तेजी से होता है। यदि किशोर अपने बाल्यावस्था के दौरान अच्छे अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते हैं या वर्तमान में सामाजिक परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में किशोरों का आत्म प्रत्यक्षीकरण या सेल्फ परसेप्शन सही नहीं हो पाता है और उनमें भूमिका संभ्रांति या रोल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति किशोर में पैदा हो जाने पर वह अपना जीवन सही ढंग से जीने में असमर्थ हो जाता है और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता है। इस तरह के किशोरों में उद्देश्यहीनता, व्यक्तिगत विघटन की भावना विकसित हो जाती है। ऐसे में किशोर में ऋणात्मक पहचान भी विकसित हो जाता है और वह अपनी इस ऋणात्मक पहचान को बदलने का प्रयास नहीं करता, वरन किशोर चाहता है कि उसकी यह ऋणात्मक छवि अर्थात भूमिका संभ्रांति बनी रहे। एरिक्सन ने इसे मनोसामाजिक विलंबन का नाम दिया है।
मनोसामाजिक विलंबन के अंतर्गत किशोर अपनी वयस्क वचनबद्धता एडल्ट कमिटमेंट को हटाकर भूमिका संभ्रांति को बने रहने देता है। जब किशोर अपनी अहम बनाम भूमिका संभ्रांति के बीच तालमेल स्थापित कर लेता है तो उनके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे कर्तव्य निष्ठता या फिडेलिटी कहा जाता है। कर्तव्य निष्ठता से अभिप्राय है किशोरों में शिष्टाचार, सामाजिक विचारधाराओं तथा मानकों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता। यह व्यक्तित्व विकास का सार तत्व माना जाता है। इस अवस्था में जो कर्मकांडता जन्म लेती है उसे सिद्धांतवाद कहा जाता है। सिद्धांतवाद या आइडियोलॉजी अर्थात ऐसे मूल्य जिससे संस्कृति के धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इस अवस्था की कर्मकांड जो है इसमें विशेष प्रकार के कर्मकांड का जन्म होता है जिसके तहत व्यक्ति एक विशेष जीवन शैली को अपना लेता है। कर्मकांडवाद के तहत कर्मकांडता में विकृति उत्पन्न हो जाने से संपूर्णता या टोटलिज्म कर्मकांडवाद का विकास होता है। संपूर्णता अर्थात व्यक्ति किसी विशेष मंत्र की पूजा करने में लग जाते हैं और उस पर अपनी पूरी आस्था रखते हैं जिसके कारण उनमें कभी कभी भ्रम की आसक्ति भी होने लगती है। एरिक्सन की जो अगली अवस्था है उसे तरुण बाल्यावस्था, तरुण वयस्का अवस्था, घनिष्ठ बनाम विल्गन का नाम दिया गया है। यह अवस्था 20 साल से लेकर 30 साल तक चलती है। इस अवस्था में व्यक्ति एक नवीन पारिवारिक जीवन प्रारंभ करते हुए शादी के बंधन में बंधता है, नए रिश्ते कायम करता है। अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता हेतु वह किसी न किसी व्यवसाय में स्वयं को लगाकर अपना स्वतंत्र जीविकोपार्जन शुरू करता है। इस अवस्था में वास्तव में व्यक्ति समाज के नए रिश्ते बनाने और निभाने हेतु तैयार रहता है। वह अपनी पत्नी के साथ आत्मीय व लैंगिक संबंध स्थापित करता है और अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से घनिष्ठ संबंध बनाते हुए एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अपने परिवार और समाज के अन्य व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं, नई जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, तो इस अवस्था को विल्गन या आइसोलेशन का नाम दिया गया है। विल्गन के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रत्येक कार्य, प्रत्येक संबंधों में निरस्ता लगने लगती है। यदि वह किसी व्यक्ति से संबंध बना भी लेता है तो वो औपचारिक या फिर खोखला संबंध होता है। जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम विल्गन के कारण उत्पन्न संघर्ष का समाधान कर लेता है तो इससे उनमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसे स्नेह कहते हैं। स्नेह से हमारा तात्पर्य रिश्तों में पारस्परिक समर्पण के भावना से है, अर्थात जब रिश्तों में सम्मान, प्रेम, जिम्मेदारियां, देखभाल जैसी भावना विकसित होती है वहाँ पारस्परिक समर्पण शामिल होता है। कर्मकांडता में इस अवस्था में संबंधन जन्म लेता है। संबंधन या एफिलिएशन से तात्पर्य है व्यक्ति रिश्तों के प्रति दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रेम दिखाता है, दोस्ती रखता है तथा दूसरों के साथ अपने सुख दुख की साझेदारी करता है। इस अवस्था में कर्मकांडवाद जो जन्म लेता है, वयस्क अवस्था में संबंधन जैसा भाव विवाह के रूप में या अन्य सामाजिक क्रियाओं के रूप में परिणित हो जाता है। कर्मकांडवाद के तहत जब कर्मकांडता के भाव में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो सुशिष्टता, एलिटिज्म जैसे कर्मकांडवाद का जन्म होता है। सुशिष्टता से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति अपना एक एकांत समूह विकसित कर लेता है। यह एकांत समूह का आधार अलग की प्रकार की रुचियां होती हैं। एरिक्सन ने जो 7वीं अवस्था बताई है वो है मध्य वयस्क अवस्था, जननात्मकता बनाम प्रगतिरोध, मिडिल एडल्टहुड, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यह 30 वर्ष की आयु से 65 वर्ष की आयु तक चलती है। यह वह अवस्था है जहाँ वयस्क में जननात्मकता के भाव का जन्म होता है, अर्थात वयस्क आने वाले समय में जिस समाज में रहेंगे उस पीढ़ी की चिंता करते हैं। जननात्मकता को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि वृद्धजनों के सम्मान व कल्याण के लिए चिंता करना। जब वयस्क में जननात्मकता की चिंता पैदा नहीं होती है तो उनके अंदर प्रगतिरोध या स्टैग्नेशन का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रगतिरोध का मतलब है जहाँ व्यक्ति दूसरों की चिंता करने के बजाय केवल व्यक्तिगत सोच तक ही सीमित रह जाता है या केवल अपनी ही चिंता करता है, अपनी सुख सुविधाओं के प्रति ही वो समर्पित होता है। इस अवस्था में जब व्यक्ति जननात्मकता तथा प्रगतिरोध के बीच तालमेल बिठा लेता है तब उसके अंदर मनोसामाजिक शक्ति जन्म लेती है जिसे देखभाल या केयर की संज्ञा दी गई है। देखभाल अर्थात ऐसा गुण जिसमें दूसरों के कल्याण की चिंता की जाती है। कर्मकांडता के तहत
प्रजनन कर्मकांडता जन्म लेती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने हेतु तैयार रहते हैं। आने वाली पीढ़ी वृद्धजनों के सम्मान व कल्याण के लिए किस तरह कार्य कर सकती है, यह समझाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। कर्मकांड के अंतर्गत व्यक्ति में वयस्क अवस्था में अपने वृद्धजनों के कष्ट को समझने और उन्हें दूर करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। कर्मकांडवाद के तहत कर्मकांडता में विकृति उत्पन्न हो जाने पर कर्मकांडवाद के रूप में प्राधिकृतता या अथॉरिटिज्म का जन्म होता है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी कारण के प्राधिकारी होने का दिखावा करता है। एरिक्सन के द्वारा जो अंतिम अवस्था दी गई है उसे परिपक्वता या अहम संपूर्णता बनाम निराशा, मैच्योरिटी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का नाम दिया गया है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है और ये 65 वर्ष या उससे अधिक अर्थात मृत्यु तक के समय तक चलती रहती है। यह अवस्था परिपक्वता, मैच्योरिटी की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति कई तरह की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक अस्वस्थता, शरीर में ऊर्जा की कमी, समायोजन, रिटायरमेंट के साथ आय में कमी, अपने करीबी मित्रों की मृत्यु, अपनी उम्र के साथियों के साथ संबंधन की आवश्यकता इत्यादि। यहाँ व्यक्ति भविष्य की तरफ नहीं वरन अपने बीते हुए समय का मूल्यांकन और अवलोकन करता है। उस बीते समय में हुई घटनाओं और क्रियाओं की सफलता और असफलता पर ध्यान देता है। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में कोई नई मनोसामाजिक शक्ति का विकास नहीं होता है। व्यक्ति अपनी पिछली मनोसामाजिक घटनाओं का ही मूल्यांकन करता है, जिससे इस अवस्था में व्यक्ति में ईगो इंटीग्रिटी का भाव पैदा होता है, अहम संपूर्णता का भाव पैदा होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने नाती पोतों बच्चों के साथ समय बिताकर उनके साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति कर अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्हें इस अवस्था में मृत्यु से डर नहीं लगता है, अर्थात व्यक्ति वास्तव में इस अवस्था में परिपक्व या मैच्योर हो जाता है। इस अवस्था में मनोसामाजिक शक्ति के रूप में परिपक्वता का जन्म होता है। वह अपने बीते हुए समय में हुई असफलताओं से दुखी रहते हैं। वह अपने जीवन को बोझ समझने लगते हैं, जिससे उनमें निराशा का भाव पैदा होता है। वह अपने को कमज़ोर और दुर्बल समझने लगते हैं। इस तरह की भावना यदि बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उनमें मानसिक विषाद या मेंटल डिप्रेशन की भावना भी पैदा हो जाती है। इस अवस्था में जो कर्मकांडता जन्म लेती है उसे समन्वय या इंटीग्रल नाम दिया गया है। समन्वय से तात्पर्य है व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकताओं तथा बुद्धिमत्ता को पहचानने और ढूंढने का प्रयास करता है। कर्मकांडवाद के तहत व्यक्ति को जो रिटायरमेंट, अपने बच्चों और रिश्तेदारों के पास रहकर समय बिताना, ये सारी कर्मकांड की प्रवृत्ति इस अवस्था में जन्म लेती है। कर्मकांडवाद के तहत ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनमें अहम संपूर्णता का विकास नहीं हो पाता है, उनमें विशेष कर्मकांडवाद का जन्म होता है, जिस विवेकिता कहते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं को बहुत बुद्धिमान और विवेकशील दिखाने का प्रयास करता है ताकि वह अपने अंदर के निराशा और कुंठा को छिपा सके। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व है, अंत में हम थोड़ी चर्चा उसकी भी कर लेते हैं। विद्यार्थियों को अपने भविष्य के लिए बेहतर विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करना इसका सबसे बड़ा महत्व है। विद्यार्थी राजनीतिक व सामाजिक मान्यताओं के अलग अलग प्रकारों को जान सकेंगे। शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की विभिन्न योजनाओं और कार्यों को विद्यार्थी ही आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। विद्यार्थियों के कक्षा में आत्ममूल्यांकन के अवसर उनको प्रदान करने होंगे, जिससे उनमें मनोसामाजिक विकास संपूर्ण रूप से हो सके। विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कौशलों के विकास के लिए भी अवसर प्रदान करने होंगे। किशोर वर्ग को अपने व्यवसाय का पता लगाने और उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करने का अवसर अभिभावक और शिक्षकों के द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा। बालकों को स्वयं से कार्य करने और उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्ययन अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों में पाई जाने वाली हीनता व कमियों को दूर करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों को कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं सीखने और पढ़ने हेतु उत्साहित रहे। शिक्षक को कक्षा हेतु समय सारणी तैयार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन और अभ्यास हेतु एक व्यवस्थित वातावरण प्राप्त हो सके। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ मित्र, पथ प्रदर्शक के रूप में व्यवहार करना चाहिए। उनसे निरंतर बातचीत के माध्यम से समूह में बोलने और उनको विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, ताकि उन्हें मनोसामाजिक विकास का संपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, इस प्रकार एरिक्सन के मनोसामाजिक विज्ञान
वो व्यक्तित्व के विकास को समझने में सहायक है, जहाँ बालक अपने जन्म के साथ ही अपने अंदर की सुरक्षा की भावना को संवेगात्मक विकास के रूप में विकसित कर लेता है। सहज ज्ञान को प्राप्त करने की जीवन की इस लड़ाई में उसे कई नए प्रकार के डर का सामना करना पड़ता है। यदि वह इस डर से जीत लेता है तो खुद को सुरक्षित महसूस करता है और विजेता बन जाता है। अतः शिक्षक को कक्षा में स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हुए बालक को नवीन ज्ञान व नवीन रिश्तों की खोज करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तभी वह मनोसामाजिक विकास की अवधारणा का सही उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद। ऊर्जा, उष्मा और अस्मिता युत अभिनवलता लाए, लक्ष्य यही हो भारत भू को फिर से स्वर्ग बनाए, फिर से स्वर्ग बनाए।